हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो बेटा, आज की वीडियो में मैं उन एस्पिरेंट से बात करने वाली हूँ जिन्होंने अभी अपनी 10th कंप्लीट की है, 11th में आए हैं और 2 ईयर की जर्नी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टारगेट किया है नीट 2024 को। वो अपनी 12th के साथ, अपने बोर्ड्स के साथ, अपना उस पढ़ाई के साथ अपनी प्रिपरेशन भी पूरी करना चाहते हैं 2 ईयर्स में नीट के लिए, और क्लियर करना चाहते हैं इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पहली बात, आप सबको कंग्रेचुलेशन कि आप जल्दी जाग गए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत देर बाद रियलाइज़ करते हैं और तब तक अपना बहुत कीमती वक्त खो चुके होते हैं। तो अच्छी बात है, बधाई हो आपको। आपने मेंटली इस चीज़ के लिए आप जानते हो कि हमें हमारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है और इन्हीं 2 सालों में हमें उसके लिए मेहनत करनी है। तो बेटा, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस स्टेज पे हो तो आपके पास एडेड बेनिफिट है, मतलब यहाँ पर इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, आपके पास एडेड बेनिफिट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप डेटास देख लो, आप सर्वेस देख लो। इतने सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, इतने सारे लोग बैठते हैं, आपको पता है 18 लाख के अप्रोक्सीमेटली इस बार बैठे थे, तो इतने कम जो सिलेक्शन आपको दिख रहे हैं, जो सिलेक्शन का रेट आपको दिख रहा है, आप देखोगे ना तो उसमें मैक्सिमम वो बच्चे हैं जिन्होंने 11th 12th के साथ प्रिपरेशन की थी। क्योंकि जब आप अपने ड्रॉप ईयर्स में होते हो ना बेटा, आप मानो ना मानो, वहाँ पर एक एडेड प्रेशर होता है आपके ऊपर। पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, जैसे जैसे ईयर बढ़ता है डर बढ़ता है, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, पेरेंट्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ट्राई है। तो ऐसा कोई डर वाला, एज वाला प्रेशर आपके पास नहीं है और आप एकदम फोकस्ड होकर ये तैयारी कर सकते हो। प्लस क्योंकि आप 11th 12th की भी तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सके। मतलब उस सिलेबस के साथ आपको कंसिस्टेंसी भी मिलेगी, क्योंकि आप वही चीज़ स्कूल के लिए भी पढ़ रहे हो, आप जा रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए भी वही चीज़ पढ़ रहे हो, तो आपको हेल्प वहाँ पर भी हो रही है। एडेड बेनिफिट आपको ये हो रहा है कि आपके पास वो प्रेशर नहीं है और आपके पास पूरे 2 साल है। पूरे 2 साल बिना किसी लोड के, मिनिमम आवर्स, लेकिन रोज पढ़कर बहुत आसानी से ये एग्जामिनेशन क्रैक किया जा सकता है। 1 ईयर में थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, और कुछ लोग तो वो होते हैं जो लास्ट के 3 महीने में जागते हैं और फिर वो ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं कि लास्ट 3 मंथ में नीट कैसे क्रैक करें, 2 मंथ में कैसे क्रैक करें। आपको वो वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेटा, ये जो टाइम है ना, इसको मत खो। जितनी आसानी से मेंटल लोड कम रख के आप आराम से प्रिपरेशन और 100% गारंटी सिलेक्शन इन 2 सालों में ले सकते हो ना, और कोई भी 1 ईयर 3 मंथ उस लेवल का आपको पहुंचा भी नहीं सकता। तो अभी से शुरू होना है। ये नहीं कि 2 साल है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि ये नहीं कि 2 साल है हमारे पास तो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल पे मत डालो। आपका आज ही शुरू हो जाता है जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर बनना है, नीट 2024 के एग्जाम में बैठना है। उसी दिन से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो इस प्रिपरेशन में आती है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इन 2 सालों में जिनका आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है आपका मेंटल प्रिपरेशन। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई भी जंग को जीतने से पहले दिमाग में जीतना पड़ता है, और ये तो 2 साल की पूरी आपकी मैराथन है, कोई 100 मीटर रेस नहीं है। तो इस टाइम में बहुत से गिरने वाले मोमेंट आएंगे, डर वाले मोमेंट आएंगे, उन सब को आपको पार करते हुए चलना है, हर एक डिस्ट्रैक्शन से हटते हुए आपको चलना है। सबसे पहली चीज़, अपने आपको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लो कि ये टफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसे कह रहा है कि नीट का एग्जामिनेशन तो बहुत इजी होता है, मैंने 3 घंटे पढ़ के निकाल दिया था, मैंने 2 महीने में पढ़ के निकाल दिया था, तो आपसे झूठ कहा जा रहा है। ये एक टफ एग्जामिनेशन है, नो डाउट ये हार्ड वर्क बेस्ड एग्जामिनेशन है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा IQ की ज़रूरत है, या आप कहें कि सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नहीं, नीट के, हम JEE की बात नहीं करें ना, हम नीट के एग्जाम की बात करें। अगर आप सच में मेहनत करना जानते हैं ना, और अगर आपने 2 साल लगन के साथ मेहनत कर ली, तो आप अपने हार्ड वर्क से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आप कर सकते हो, लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि टफ होगा, डर लगेगा, हिम्मत टूटेगी, गिरने का मन करेगा, छोड़ने का मन करेगा, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हमें उतना ही डेडिकेटेड रहना है जितनी परेशानियां हमारे सामने आए। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आपको बहुत डेडिकेटेड इस एग्जाम के लिए रहना पड़ेगा। और ड्रॉप ले लेंगे, जैसे ही ये एटीट्यूड आपके दिमाग में है ना, जैसे ही ये एक दिमाग में ऑप्शन भी आ गया ना बैक में कि यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, ड्रॉप ले लेंगे, उसी दिन आप ये इंश्योर कर लोगे कि 2024 वाला तो नहीं निकलेगा आपसे, वो नीट तो नहीं निकलेगा आपसे। तो अगर आप सच में चाहते हो ना कि इस 2 साल के बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे हो, तो एक बार के लिए भी ये ख्याल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ड्रॉप ले लेंगे। तो ड्रॉप ले लेंगे तो ऑप्शन ही नहीं है, ड्रॉप इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है।
ड्रॉप इज नॉट एन ऑप्शन। पहले तो अपने आप को मेंटली इस चीज के लिए बोलो कि ये ऑप्शन ही नहीं है, ये करना ही नहीं है। तो क्या होगा, डर लगेगा। जब भी टाइम वेस्ट कर रहे होगे, जब भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे, जिस दिन भी आप अपने दिन के वो 6 to 8 आवर्स इस प्रिपरेशन को नहीं दोगे, डर लगेगा कि यार बैकलॉग आ जाएगा, यार 11th बर्बाद हो जाएगी, ये सोच के कि 12th में कर लूंगा, 12th में कर लूंगा। मैंने अपने सीनियर्स को देखा है 12th में नहीं आ पाता, मुझे टीचर्स ने बताया कि उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसी डर को अपनी मोटिवेशन बनाओ, उठो और पढ़ाई करो, उसी डर का यूज़ करो, लेकिन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि ईजी नहीं होगा। हिम्मत तो लगेगी, मेहनत भी लगेगी और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको इस जर्नी के लिए चाहिए मेंटल प्रिपरेशन। दूसरी चीज़ जो बच्चा पूछता है वो है स्टडी आवर्स, कि कितने घंटे पढ़े मैम। तो ना मैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। अगर आप अपने आप को एवरेज या बिलो एवरेज मानते हो, या फिर आप अपने आप को अबव एवरेज मानते हो। अगर आप अपने आप को एवरेज बिलो एवरेज मानते हो तो आपको 7 to 8 आवर्स चाहिए बेटा, ठीक है। अगर आप अपने आप को अबव एवरेज मानते हो तब भी आपको 6 to 7 आवर्स चाहिए। मतलब आप 6 to 8 आवर्स का तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लो कि आपको नीट की प्रिपरेशन को देना होगा अपनी पढ़ाई के अलावा, जो आप बाकी पढ़ाई चीज़ें कर रहे हो उसके अलावा इतना स्टडी आवर्स तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना 2 चीज़ें आती है जब हम स्टडी की बात करते हैं, खास करके नीट के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। एक चीज़ आती है जिससे हम कहते हैं स्टडी हार्ड, कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमें पता है इतनी सारी NCERTs हैं, बायो में 38 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम तो देना पड़ेगा, पढ़ना भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास स्टडी स्मार्ट। अब ये बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं, और जो इसको फॉलो कर लेते हैं ना, जो स्टडी स्मार्ट को फॉलो कर लेते हैं, वो अपना कुछ समय बचा लेते हैं, वो अपना कुछ टाइम बचा लेते हैं और उसी में एक स्टेप आगे आ जाते हैं, क्योंकि उसमें वो अपना प्रैक्टिस टाइम इंक्रीज कर लेते हैं। स्टडी स्मार्ट का मतलब है मेहनत करनी है, ये तो आपको पता है, पर मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है ये आपको नहीं पता। कभी कभी एक चैप्टर पर, एक टॉपिक पर हमें समझ नहीं आ रहा तो सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ देंगे, है ना, टोटरा पढ़ देंगे, सब कुछ पढ़ देंगे। भाई PhD तो नहीं करनी है, नीट का एग्जाम निकालना है। कितने सारे टीचर्स ने आपको एग्जैक्ट चीज़ बताई हुई है कि पेपर NCERT से आता है, तो क्यों ना उसके मल्टीपल रिविजन किए जाएं। लेकिन कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ गलत चीज़ रहे हैं, गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा। इसीलिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। इतने घंटे आपको देने हैं, ये बात मैंने बता दी, लेकिन स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अभी ये आवर्स नहीं दोगे, अब क्या मैम हमें 7 to 8 आवर्स, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम आप बता रहे हो बेटा। अभी अगेन मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, किसी किसी दिन हो सकता है कोई और चीज़ हो जाएगी, कोई मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, कभी आप नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे, इट्स ओके, किसी दिन आपसे 3 घंटे ही पढ़ा जाएगा, बट वो दिन बार बार ना आए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है डेली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 7 घंटे, 8 घंटे या 6 घंटे नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डेली। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है, मैं कई बार ये चीज़ बताती हूँ कि अगर आप इंश्योर करना चाहते हो ना सिलेक्शन, तो कंसिस्टेंसी जितनी ज़रूरी है ना, उतना ज़रूरी और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अगर एक इंसान, एक बच्चा आज 12 घंटे पढ़ रहा है, कल नहीं पढ़ रहा, फिर 12 घंटे पढ़ रहा है, फिर नहीं पढ़ रहा, एकदम छोड़ ही दे रहा है, ब्रेक ही लगा दे रहा है, और एकदम से 12 घंटे पढ़ रहा है, वो कितना भी पढ़ ले, वो उस बच्चे से कम ही एफिशिएंट रहेगा जो चाहे रोज सिर्फ 4 घंटे दे रहा है। ये वाला बच्चा हमेशा मोर एफिशिएंट होगा, याद रखना आप लोग, याद रखना। क्योंकि जितना इस तैयारी में आप लोग ब्रेक लगाओगे ना, जितनी बार ब्रेक आएगा उतने स्टेप आप पीछे चले जाओगे। एक बार तो आपको लगेगा क्या है यार, आज पढ़ के निकाल दूंगा, या कल बहुत ज़्यादा आवर्स पढ़ लूंगा। पहली चीज़ ये आपकी फिजिकल हेल्थ खराब कर देगी। अभी तो आपको लग रहा है 12 घंटे हो पा रहे, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, सडनली रियलाइज करोगे कि बॉडी में हिम्मत ही नहीं है और सिटिंग आवर्स देने की, और आपको पता है आवर्स देने इस एग्जामिनेशन के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो पहली भाई 2 साल की जर्नी है, अभी अपने आप की हिम्मत पूरी ख़त्म नहीं कर देनी है, और ऐसा भी नहीं करना है कि इतना कम पढ़ना है एक दिन के अंदर कि वो वैल्यू ही ना काउंट हो। तो आपको एक बैलेंस बनाना अपने स्टडी आवर्स के लिए इन 2 सालों में बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक एवरेज मैं आपको कह रही हूँ 6 to 7 आवर्स का बनाओ, लेकिन बिना ब्रेक के बनाओ। जैसे ही वो ब्रेक आएगा ना, दिमाग में नेगेटिविटी आएगी कि यार 2 दिन तो हो गए, नहीं पढ़ा, छोड़ ही देता हूँ, अगले हफ्ते शुरू करता हूँ। आप अपने आप को बहाने देना शुरू करोगे, और एक बार वो साइकिल बहाने देने वाली शुरू हो गई ना, आपको पता नहीं चलेगा, पूरा 11th बर्बाद हो जाएगा। यू वॉन्ट इवन रियलाइज कि 11th बर्बाद हो चुका है, और फिर आप वो वीडियोस देख रहे होगे 11th बर्बाद, अब क्या करें, जबकि आपके पास एडेड बेनिफिट आज है, आपके पास पूरे 2 साल है, और एक साल आप वेस्ट कर दोगे सिर्फ अपनी कमजोरियों की वजह से। तो वो मत करना, इस डेली वर्ड को याद रखना। कुछ भी हो जाए, मान लो आज का दिन बहुत बुरा रहा, कुछ ऐसा हो गया कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, एकदम ही मेंटल ब्रेकडाउन हो गया,
1 घंटा पढ़ लो, 15 मिनट पढ़ लो, इतना अच्छा लगता है खुद को, इतना मोटिवेटेड फील होता है कि यार कुछ तो मैंने एक कदम उठाया उस डायरेक्शन में जो काम मुझे करना था। अगले दिन ज़्यादा टाइम देने की हिम्मत आएगी, ठीक है। तो डेली वर्ड पे बहुत एम्फोसिस यहाँ पर आपका होना चाहिए स्टडी आवर्स में इन 2 सालों के लिए। फिर नेक्स्ट बात आती है स्टडी मटेरियल की, कि पढ़ना क्या है। अब ये बात आप, अगर आपने कभी भी इससे पहले कोई यूट्यूब वीडियो देखी है ये चीज़ समझने के लिए कि कहाँ से पढ़ना है, डिफरेंट टीचर्स ने डिफरेंट तरीके से एक ही बात बताई है। स्पेशली 2009 के बाद एग्जाम डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। हर कोई आपको ये बात बताना चाहता है कि एग्जाम डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। इस बार अगर आप बायोलॉजी देख लोगे तो कई लाइन्स तो एज इट इज़ आपसे डाल के मतलब वहाँ पर पूछी गई हैं, जो अगर आपने एम्फेसिस से ना पढ़ा हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा आउट ऑफ एनसीईआरटी से, जबकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। तो एनसीईआरटी के बारे में बेटा आपको सब बता चुके हैं। आपका जो भी रिलीजन है, जो भी मतलब आपके लिए ये होली बुक होनी चाहिए, आपकी होली बुक एनसीईआरटी होनी चाहिए अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। अब एनसीईआरटी है तो नोट्स ना बनाए मैम, नोट्स कैसे बनाए, किसके नोट्स फॉलो करें। तो बेटा अब इस जर्नी में 2 चीज़ें आती हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप किसी टीचर की हेल्प ले रहे हो सकता है आप यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो सकता है आप किसी कोचिंग की हेल्प ले रहे हो। तो आप जहाँ भी जाओगे आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे यूट्यूब पे ही चाहे एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है, और आपको कुछ नोट्स बनवाए जाते हैं। मेजर चीज़ एनसीईआरटी से आती है, मेजरली हमें जो होल्ड बनाना होता है वो एनसीईआरटी का बनाना होता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होती है जो हमें लेनी होती है। और क्यों लेनी होती है? क्योंकि उसके अराउंड क्वेश्चन हमने हमारे पीवाईक्यू और एग्जाम्पल्स में देखे हुए हैं। आपका टीचर, आपके टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे उन्होंने पैटर्न देखा है, उन्होंने बहुत सारे ईयर्स का पैटर्न देखा है और वो जानते हैं कि मेजर जब ये चीज़ आ रही है तो कुछ अमाउंट में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो वो आपको बताते हैं। अब आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ आप कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स बनाना, हैंड रिटन नोट्स बनाना, और ये नोट्स सेल्फ होने चाहिए। मैटर नहीं करता आपको कोई टॉपर के नोट्स भी ला कर दे दे, जब तक आपने वो हाथ से नहीं बनाए होंगे ना आपको उनका ज़ीरो बेनिफिट मिलेगा, एग्जैक्टली ज़ीरो बेनिफिट मिलेगा। कोई भी टीचर आपको नोट्स बना दे, आप उनके नोट्स एज इट इज़ ले लो, चाहे एनसीईआरटी के ही हों, आपको तब तक वो दिमाग में नहीं छपेंगे जब तक आपने उनको खुद ना लिखा हो। तो बेटा आई ऑलवेज एम्फेसिस की नोट्स हाथ से बने हो, क्योंकि जब ये 11th 12th खत्म हो जाएगी ना, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा और लास्ट के मंथ होंगे जब रिवाइज कर रहे होगे, कभी अपने सीनियर से पूछना, किसी की राइटिंग समझ नहीं आती, किसी का बोलने का तरीका समझ नहीं आता, तब ऐसे लग रहा होता है यार कोई ऐसी चीज दिखे जो फेमिलियर हो, जिसको पढ़ के रिवाइज करना इजी हो। तो अगर आप अपना एंड टाइम रिवीजन ईजी बनाना चाहते हो, क्योंकि उस टाइम रिवीजन की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। वो मदद सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड नोट्स कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड नोट्स कर सकते हैं। और ये हैंडमेड नोट्स किसके बने होंगे? एनसीईआरटी से ही। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ हमेशा, या तो इस पूरी एनसीईआरटी को नोट्स में उतार लो या फिर नोट्स को एनसीईआरटी में ले जाओ। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप एनसीईआरटी से रिवाइज करना चाहते हो, खास करके मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, हमें पता है 38 चैप्टर्स है और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नोट्स मेकिंग भी नहीं लगता। तो वहीं पर आपकी एनसीईआरटी में एक हाफ पेज पेस्ट करो, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वहीं लिख लो, बाकी हाईलाइट कर लो। लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कोई इक्की दुक्की चीज़ ही होगी जो एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत होगी, बाकी डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। तो क्यों ना हम वहीं पर एक पेज ऐड कर वो एक्स्ट्रा लाइन लिख लें, और जब हम रिवाइज करें तो हम एनसीईआरटी को खोलें, हाईलाइटेड चीज़ें देखें, क्योंकि हमने सारी हाईलाइटेड चीज़ें हमारे टीचर के साथ मार्क की थी, और हम 5 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज कर लें। तो या तो वो नोट्स एनसीईआरटी में ले जाओ, या पूरी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने हाथ से नोट से लिखो। आपके पास 2 साल है, इनफ टाइम है, आप वो भी कर सकते हो। किसी भी वे में करो, लेकिन मटेरियल एनसीईआरटी रहता है, खास कर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो। बाकी आप जिन भी टीचर को फॉलो अप करोगे वो आपको उसके अकॉर्डिंग और भी चीज़ें बताएंगे। अब बेटा बात यहाँ पर क्या आती है, अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करो, ठीक है, नो मैटर कोई भी कोचिंग को आप ज्वाइन करो, अगर उनका मटेरियल थोड़ा सा टफ होता है, आप जानते हो, तो वो बहुत कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी बताते हैं। आप देखोगे कि मैम बहुत सारी चीज़ें हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी बताई जा रही हैं, तो उनका क्या करें, क्या वो ना पढ़ें? अब इस टाइम बहुत बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि यार टीचर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो बेटा वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके टेस्ट में वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो आप देखोगे, आप उसको समझोगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अपने आप को एक बात ज़रूर याद दिलाना, सारे पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जो हर एक टीचर आपको बताता है कि इंपॉर्टेंट क्या है एनसीईआरटी, तो आपका पहला जो मोटिव होना चाहिए ना, दैट इज़ गेट होल्ड ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक है। एक बार आपने पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली ना, आपके टिप्स पर आ गई, कोई कमी नहीं, आपको बहुत अच्छे से पूरी एनसीईआरटी का जो है यहाँ पे
आ गया टिप्स पे, फिर आपके पास टाइम मिलता है तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पे भी जाओ, उससे पहले नहीं। पहले आपके पास क्या रहना चाहिए, एनसीईआरटी। पहला फोकस हमेशा क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी, ठीक है। और मुझे नहीं पता मैं किस लैंग्वेज में ये बात बताऊं, बट पेपर हमारा एनसीईआरटी से ही बनता है, बहुत हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पेपर डेप्थ का नहीं है, ये पेपर विड्थ का है ना, लंबा ज़्यादा है, एकदम घुसना नहीं है किसी डिटेल के अंदर। एनसीईआरटी पढ़नी है, सीधी सी बात है, ठीक है। स्टडी मटेरियल की बात हो गई, स्टडी मटेरियल की बात होगी, कोचिंग्स में एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, वो वाला पॉइंट भी मैंने यहाँ पर ले लिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की कितनी इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ थ्योरी, तो मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मुझे नहीं पता, मुझे कितने एरोज यहाँ पर बनाने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू। कभी कभी कुछ बच्चे रिवर्स पैटर्न में भी स्टडी करते हैं, मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो डायरेक्ट थ्योरी पढ़ेंगे 15 मिनट, कोई लेक्चर देखेंगे, कोई छोटा लेक्चर देखेंगे जिससे उनको बस एक बेसिक आइडिया मिल जाए, और कुछ तो वो भी नहीं देखते, वो शुरुआत ही एमसीक्यू से करते हैं। अब एमसीक्यू करते वक्त जो भी चीज़ नहीं समझ में आती वहाँ से जाकर वो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, स्पेशली ड्रॉप वाले बच्चे ऐसे करते हैं। तो वो पैटर्न बहुत सही है उनके लिए, क्योंकि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप उसे इंप्लीमेंट करना नहीं सीखोगे, एग्जीक्यूट करना नहीं सीखोगे, आप कभी भी इस पेपर को क्रैक कर ही नहीं सकते, आप नीट को क्रैक कर ही नहीं सकते। बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें एग्जीक्यूट ही नहीं करना आता। क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आया। तो क्वेश्चंस इवेंचुअली जब नीट के पेपर में जाओगे, वहाँ पर थ्योरी तो नहीं लिखनी ना, वहाँ तो एमसीक्यू लिखना है, और आपने 10th तक थ्योरी बेस्ड पेपर दिया है, तो आपका जो दिमाग होता है ना, वो अभी इसके अराउंड सेट हो चुका है। आपको अपने आप को उस शेल से निकाल कर इस शेल में लेकर आना है। आप थ्योरी भी पढ़ोगे ना, तो अब आपका जो अप्रोच होना चाहिए रीडिंग लेते वक्त भी, वो ये होना चाहिए कि यार इस लाइन से क्या एमसीक्यू बन सकता है। अब आपको लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने, अब आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको वो मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, और वो चेंज आपकी प्रैक्टिस में आएगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। थ्योरी पढ़ो, इनिशियली पढ़ो, जैसे ही आपका 30% सिलेबस हो जाता है तुरंत एमसीक्यू पे जाओ। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप उसकी रिविजन करते हो, है ना। आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, चैप्टर आपने कंप्लीट किया, अब आप उस चैप्टर का रिवीजन लेने जा रहे हो। तो जब आप उसका रिवीजन लेते हो, तभी वहीं पर उसकी थ्योरी पढ़ो, और वहां पर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो सब वहीं पे करो, आपका चैप्टर वहीं कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी रिवीजन को टुकड़ों में मत बांटो, रिवीजन को टुकड़ों में बांटोगे तो कंफ्यूज होगे। एक ही जगह से पढ़ाई करो, एक ही नोट से पढ़ाई करो, बहुत सारी बुक्स के पास मत जाओ। जितनी बुक्स के पास जाओगे उतना विजुअल मेमोरी हैम्पर होगी। अगर चाहते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, तो नोट्स एक ही जगह होने चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या आना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा वो होगा PYQ एग्जाम्पलर का, क्योंकि ये आपको पैटर्न बताएगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, और आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि पेपर सीधा एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। PYQ अगर आप देखोगे 2009 के बाद बेटा तो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड आते थे। उससे पहले अगर मैं बात करूं, मतलब 2005 से 2009 तक की बात करूँ, तो कुछ जो आपके स्टेट एग्जाम्स होते थे, कुछ इक्के दुक्के चीज़ें बाहर से आती थी, आप उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलेगी, ठीक है। PYQ एग्जाम्पलर करने ही करने उस चैप्टर के रिवीजन करने के बाद। फिर कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो MTG की बुक अच्छी है, NCERT और फिंगर टिप्स, कोई भी एक बुक इनफ है, उसको कंप्लीट करो, उसमें हर तरीके के क्वेश्चन करो। इनफैक्ट अब हम लोगों ने आपकी ये चीज़ आसान करने के लिए, क्योंकि इस बार हमने पेपर में देखा कि हर तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं आ रहा, असर्शन रीजन भी आ रहा है, सेंटेंस बेस्ड भी आ रहा है, तो हर एक तरीके का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है डॉक्टर आनंद मनी यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पर जा सकते हो जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वहाँ पर हमारा एकलव्य बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो जैसे जैसे वो चैप्टर प्लस क्लास पर कंप्लीट होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप के, वो गलती ना दोहराने के लिए आपकी वो सीरीज अभी से शुरू कर दी गई है। हम थ्योरी कंप्लीट होने का वेट भी नहीं करें, एक चैप्टर खत्म होती है वहाँ पर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। तो आप जा सकते हैं डॉक्टर आनंद मनी चैनल पे। इनफैक्ट आज ही 7 o'clock उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हुई है, 7 o'clock उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर की। तो आप चाहते हो तो उसको भी आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो, जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते हो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस की। फिर रिवीजन की इंपॉर्टेंस। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि मेरी तो मेमोरी बहुत शार्प है, मैंने पढ़ लिया, मेरा फॉरएवर हो गया, इससे ज़्यादा मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अगर कोई बच्चा ऐसा कह रहा है तो वो अपने आप को भगवान मान रहा है, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इस तरीके से काम नहीं करती। ह्यूमन मेमोरी, अगर एक चीज़ आपने अभी पढ़ी, एक इंसान से अगर आप अभी मिले, उससे कई टाइम तक मत मिलो, आपको उसका नाम नहीं याद आता, तो भाई पढ़ाई कैसे याद रहेगी इतनी ज़्यादा देर तक। कभी कभी कोई चैप्टर अभी पढ़ लिया, जुलाई में पढ़ लिया, ठीक है, रिवाइज ही नहीं किया,
3 महीने, 4 महीने, 5 महीने रिवाइज ही मत करो। दिसंबर में जाकर उठाओगे ना, ऐसे लगेगा यार ये चैप्टर तो समझ ही नहीं आ रहा, ये कहाँ से आया, एकदम न्यू लगेगा, एकदम अनटच्ड लगेगा। जितनी मेहनत अभी करनी पड़ी थी उतनी ही दोबारा करनी पड़ जाएगी, तो क्या फ़ायदा। इसी को तो हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आपको रिवीजन को टाइम देना होगा, जितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो उतना टाइम रिवीजन को देना होगा, मेमोरी बूस्ट करने के लिए, ठीक है। इससे पहले कि आप भूल जाओ, अब यहाँ पर टाइम लिमिटेड है बेटा, 2 ईयर है। अगर एक ही चीज़ को याद करने में उतना ही टाइम लगाओगे, पता है रिवीजन को रिवीजन हम कब मानते हैं कि अगर एक चैप्टर था, उस चैप्टर को अगर मुझे पढ़ने में 1 आवर लगा, तो उसकी मैंने जब फर्स्ट रिवीजन ली तो मुझे 30 मिनट्स लगे। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैंने उसकी सेकेंड रिवीजन ली तो मुझे 20 मिनट लगे। कुछ टाइम बाद जब मैंने उसकी थर्ड रिवीजन ली उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं 10 मिनट में या मैक्स 15 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज करने लग गई। आप सोचो 15 मिनट में, क्योंकि आपने वही नोट्स 1 बार, 2 बार, 3 बार इतने अच्छे से पढ़ लिया, आपको पता है किस पेज पर किस जगह पर क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि मैम पेपर सॉल्व करने गए तो याद आ रहा था उस पेज पर ये लिखा हुआ है। एक ही नोट्स फॉलो करो, मल्टीपल रिवीजन करो। अगर समझदारी से काम करना चाहते हो, स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, बाकियों वाली गलती नहीं करना चाहते हो, तो रिवीजन को जरूर इंपॉर्टेंस देना। वरना क्या हो रहा होगा, 1 घंटा अभी दिया है, कुछ महीने बाद 2 घंटे दे रहे होगे, समझ ही नहीं आ रहा होगा, और तब तक तो इतना लोडेड हो चुके होगे इन्फॉर्मेशन से कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि शुरू कहाँ से करना है। तो ये गलती मत दोहराना, रिवीजन करना, मल्टीपल करना, ताकि वो चैप्टर रिवाइज करने में मतलब आपको ऐसे लगे यार ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, 15 मिनट में रिवाइज कर लूंगी, ताकि टाइम किसको दे सको, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे सको। तो रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है, वरना अपना टाइम डबल वेस्ट करोगे, ठीक है। रिवीजन के बाद क्या बात आ जाती है, सेल्फ मोटिवेशन की। अब ये मैं उन्हीं बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अभी भी ना रिसेंटली बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम 2 साल की जर्नी है, इनफैक्ट 1 ईयर वाले जो 2023 को भी टारगेट करें, वो बहुत जल्दी लेट डाउन हो जाते हैं अपने आप से, क्योंकि डर लगता है। आप पेपर दे रहे होते हो, आप अपने कंपिटिटर्स को देख रहे होते हो, आप आज मेरी तो पढ़ाई हुई नहीं, उसकी तो हो गई, वो तो मुझसे बेटर कर गया। बहुत छोटी बड़ी चीज़ें हैं इस जर्नी में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। देयर आर लोड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन बेटा, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको 1 दिन 2 दिन नहीं, महीना आपके प्रिपरेशन में पीछे ला सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होल्ट लग जाता है कि फिर आप दोबारा शुरू ही नहीं कर पाते हो। तो बहुत से बच्चे हैं जो कि इस मामले में अच्छे हैं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख पाते हैं, उनके अंदर वो स्पेशल टैलेंट है। वो हर बच्चे में नहीं होता, और हर बच्चा इस चीज़ के लिए नहीं भी बना होता, क्योंकि इस जर्नी में ना आपको ब्रेक बहुत लगेंगे। तो उस टाइम कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि कोई और आकर हमें मोटिवेट करते। अब अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन ही चाहिए तो आप अपने लिए बहुत सारे तरीके कर सकते हो, जैसे रिवॉर्ड सिस्टम कर सकते हो। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब समझते हो कि किसी दिन अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, आपने जितना सोचा था उतने घंटे आपने पढ़ लिया और आपने क्वेश्चन भी अच्छे सॉल्व किए, तो अपने आप को कोई अपनी फेवरेट मील से खुश करो, या फिर अपने आप को एक 15 मिनट का ज़्यादा ब्रेक टाइम दो वो चीज़ करने के लिए जो कि आपकी हॉबी है। या फिर अपने आप को डिप्राइव रखो उन चीज़ों से जब आप अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो एक और चीज़ होती है मोटिवेशन की जो मुझे बहुत हेल्प करती है, कि जब मैं बिल्कुल एकदम डिप्रेस्ड हो चुकी होती हूँ कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे गिव अप करना है, उस टाइम मैं अपने आप को कहती हूँ 10 मिनट्स मोर, बस 10 मिनट्स मोर, कि नहीं करनी पढ़ाई, हो गई, चल यार 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते। मुझे अपनी प्रिपरेशन के टाइम ये बहुत हेल्प करता था कि ठीक है अब नहीं करूँगी पढ़ाई, बहुत ज़्यादा कर ली मैंने, चल 10 लाइन और पढ़ लेते हैं। वो 10 लाइन में ही आपको इतना सेटिस्फैक्शन लगेगा, अगले दिन वही सेम चीज़ होगी और आपको दोबारा मेहनत करने का मन करने लगेगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बट ये सारी बातें जानते हुए बेटा बहुत बच्चे नहीं कर पाते। उनको चाहिए होता है एक मेंटर, एक गाइड। हर बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए नहीं बना, एंड इट्स ओके। इसीलिए तो हम लोग हैं, इसीलिए तो गाइड्स हैं आपके पास, इतने सारे रिसोर्सेस हैं आपके पास, यूट्यूब पे हैं, कोचिंग में है, लोकल कोचिंग है, आपकी अन अकेडमी की कोचिंग है, तो बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स आपके पास हैं और आपके पास भरपूर वैरायटी है। तो पहली बात मैं यही कहूँगी, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, ठीक है, या फिर नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। ये जर्नी आप शुरू करने जा रहे हो उससे पहले प्लीज़ अपने आप को जानो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते, तो आपको एक गाइड, एक मेंटर की बहुत ज़रूरत है। एंड इट्स ओके, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे टीचर की। वो टीचर आपको
इस जर्नी में गलतियां करने से रोक लेगा। जब आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे तो आपको डांट देगा, जब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे होगे तो आपको बता देगा यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, जब आप फालतू डाउट्स पूछ रहे होगे तो आपको बताया जाएगा कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस, है ना। आपको सही राह पे लाया जाएगा, कब किस टाइम की कितनी ज़रूरत है आपको बताया जाएगा कि अभी रिविजन करो, अभी प्रैक्टिस करो, अभी डिटेल में मत जाओ। तो अगर आप एकदम न्यू हो इस जर्नी पर और आपको इस मेंटर की ज़रूरत है, किसी भी मेंटर की ज़रूरत है, यू कैन चूज़ फॉर योर सेल्फ। अब इसमें मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि बेटा कोचिंग लो, क्योंकि वो डेडिकेटेडली आपको एक ही डायरेक्शन में पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे, है ना। तो वो कोचिंग जहाँ पर भी आपको समझ में आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप लो, जहाँ से आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा आप वहाँ से कोचिंग करो, ठीक है। जब तक अफोर्ड हो सकता है या फिर मुश्किल से ही सही अफोर्ड हो सकता है, कोचिंग लो। अगर बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है तो यूट्यूब पे जाओ। नो डाउट आजकल यूट्यूब बहुत ग्रो कर गया है, कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो सब अवेलेबल है। पर बेटा अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन ही बन के रह जाएगा और कुछ भी नहीं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ज़रूर एक कोचिंग लो, एक मेंटर लो जो कि आपको इस जर्नी में बता सके कि टाइम कहाँ वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंस टाइम की ज़्यादा है, टाइम की ज़्यादा है। अगर मैं अनअकैडमी की बात करूँ तो अनअकैडमी पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं। आप इनिशियली अपना टाइम लो अपना टीचर पहचानने के लिए, क्योंकि हमें पता है हर टीचर का हमें समझ नहीं आता। टीचर्स सब अच्छे होते हैं, सब अपने वे में आपको पढ़ा रहे हैं, पर आप अपना टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लो, पहचानो कि आपकी इस टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, ये टीचर आपको अच्छा समझ में आ रहा है, इनकी बातें दिमाग में फिट होती हैं। एक बार वो चीज़ फिट हो गई फिर टाइम मत वेस्ट करो, फिर उन्हीं को फॉलो करो। एक ही चीज़ बहुत जगह से पढ़ोगे ना, मान लो एक चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, अरे मेरे फ्रेंड ने कहा कि वो टीचर ज़्यादा बेटर पढ़ा रहे, वो टीचर ज़्यादा बेटर पढ़ा रहे, सिर्फ लोडेड हो जाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक को चूज़ करो और फिर उसको ढंग से फॉलो करो, जिसको भी आप करना चाहते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो, इस पैटर्न को समझ पा रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे साथ एकलव्य बैच पर आ सकते हो। वहाँ पर हमारा एनसीईआरटी डाइसेक्शन कोर्स चल रहा है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको रीड कर कर पढ़ाई जाती है बायोलॉजी में, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करवाया जाता है, वहीं पर प्रैक्टिस करवाई जाती है, और एज सुन एज वो चीज़ कंप्लीट होती है वहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलती है। पूरा कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर मिलता है। तो एकलव्य बैच ऑलरेडी आपका 21 जुलाई से बेटा चल रहा था, अब एकलव्य 2.0 भी आ गया है। जिन्होंने पहले एनरोल नहीं किया था उनके लिए आपको एक सेकेंड चांस यहाँ पर मिल रहा है। आज से आपका एकलव्य 2.0 जो है बैच शुरू हो गया है। 27 जुलाई से आज से ही आपका ये बैच शुरू हुआ है। फिर से लिविंग वर्ल्ड यहाँ पर शुरू हुआ है, एकदम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम लोग रीड कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे डाउट सॉल्व करने आपको जो मेंटरशिप आपको चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। एंड द बेस्ट थिंग, जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो हमारे टीचर्स ने खुद बनाया है। तो वो एक एक चीज़ आपके लिए कार्व कर कर बनाई गई है। आपको कुछ नहीं करना, बस एकदम फॉलो कर लेना है, एकदम हर एक चीज़ को फॉलो कर लेना है, ठीक है। आपको आनंद कोड यूज़ करना है और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। आनंद सर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। 21 जुलाई से आज एक और बैच शुरू हुआ है उन बच्चों के लिए जो तब एनरोल नहीं कर पाए थे, जो अब जागे हैं लेकिन बैकलॉग नहीं क्रिएट करना चाहते। तो सब लाइव वहाँ पर भी आपके लिए चल रहा है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अनअकैडमी अनलॉक भी आया है। जो बच्चे पहले सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए थे उनके लिए अनलॉक हुआ है, प्लस आपको फ्री एक्सटेंशंस भी मिल रहे हैं। तो ऐसा ऑफर पहले कभी भी नहीं आया बेटा कि एक्सटेंशन और अनलॉक साथ में आए हो। अब दोनों चीज़ें आपके पास साथ में आई हैं। अगर आपके पास 24 मंथ्स वाला 2 ईयर्स वाला आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है। 12 मंथ का है तो 3 मंथ का मिल रहा है, और 6 मंथ्स वाला है तो 1 मंथ का आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ आनंद कोड यूज़ करना है। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना है और एनरोल कर लेना है। आपको ऑफर्स भी मिलेंगे, बेस्ट अवेलेबल ऑफर्स मिलेंगे, आप एनरोल भी कर पा रहे हो और आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता। तो अगर आप श्योर हैं आपको अनअकैडमी पे हमारे साथ पढ़ना है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं, और पूरी उम्मीद टीम मिल के आपको 2 साल में एकदम प्रिपेयर कर देगी आपके नीट 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट चीज़ रह जाती है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। बेटा बहुत लंबी जर्नी है, इस टाइम खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को बच्चे बहुत हल्के में ले लेते हैं, एक दिन 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर उठा ही नहीं जा रहा है, इस टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते बीमार होना, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, टाइम। थोड़ा सा भी टाइम गया आप 2-3 महीना पीछे हो जाते हो, और फिर लेवल अप करने में, मैचअप करने में इतना डिप्रेसिंग लगता है कि यार हम तो बहुत स्टेप पीछे हो गए। तो आप अभी बिगनर हो, अपनी बिगनर एडवांटेज का यूज़ करो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो। किसी दिन बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है, नहीं हो पा रहा, अपने आप को ब्रेक दो। दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, कंसिस्टेंसी मत तोड़ो, पर 1 घंटा पढ़ो, पर अपने आप को पहचानो, अपने आप को लेथार्जिक मत होने दो, अपनी डाइट का ध्यान रखो। बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, ताकि पढ़ने में भी आप लोगों को एनर्जी फील हो, लेजी ना फील हो, है ना। मेंटली अपने आप को लोडेड मत रखो, अपने आप को कंपेयर मत करो, आपकी जर्नी दूसरों से अलग है, ये 2 साल सिर्फ आपके और आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इनको बेझिझक बिना डरे फॉलो करो। कभी किसी दिन अच्छी पढ़ाई नहीं भी हुई या क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं भी हुए तो डीमोटिवेट मत हो, ये तैयारी आपकी है, और इस तैयारी में भर के गलतियां करो ताकि मेन एग्जाम में गलती ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिमोटिवेट करती है, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको कहता है आपसे नहीं हो पाएगा, उनसे दूर रहो। इस टाइम उस हर एक इंसान, हर एक शख्स, हर एक चीज़ से दूर रहो जो आपको आपके टारगेट से दूर करता है। तो इसके बिना भी ये जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना। जो चीज़ें मैंने आपको बताई यही फॉलो करनी होती हैं अगर 2 साल में नीट क्रैक करना चाहते हो। थ्योरी और प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं होता। पैटर्न चाहिए, मोटिवेशन चाहिए तो आ जाओ, बैच में ज्वाइन कर लो। अगर वो चीज़ अफोर्ड फिर भी नहीं कर सकते तो कल से आपका सफल और संभव बैच फिर से शुरू हो रहा है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम वो बैचेस फिर से कब शुरू होंगे, तो यूट्यूब पे भी आपका सफल संभव बैच शुरू हो रहा है। जो आपका सफल बैच है वो नीट 2024 को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और जो आपका संभव बैच है वो नीट 2023 को टारगेट करने वाले बच्चों के लिए। तो दोनों ही बैच कल उम्मीद नीट यूजी इसी चैनल पर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आ जाइए, वहाँ पर भी आप यूट्यूब पे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी क्लासेस को, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज गिव योर 100%, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना और पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप हम सब मिलके नीट 2024 को पहली बार में क्रैक करेंगे और ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।